नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत फाइटर्स कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हमने पूर्व में आप लोगों से वादा किया था कि संविधान पर हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे, हर बिंदु पर चर्चा करेंगे, उसके अर्थ पर, परिभाषा पर। और हमारी ये जो संविधान की यात्रा रही है, जो काफ़ी लंबी रही, उस यात्रा का आरंभ उस चरण से करेंगे जहाँ से इसका आरंभ होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संविधान की परिभाषा पर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। संविधान की जो परिभाषा है, सबसे पहले उसे समझना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले संविधान की शब्द की जो परिभाषा है वो गिलक्रास्ट के द्वारा भी दी गई है। गिलक्रास्ट ने एक सर्वमान्य परिभाषा यहाँ पर प्रस्तुत की है। और गिलक्रास्ट का मानना है कि जो संविधान है, संविधान किसी भी राज्य या क्षेत्र की राज्य व्यवस्था का लिखित व अलिखित ढांचा होता है। लिखित व अलिखित ढांचा होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें मित्रों, गिलक्रास्ट का मानना है कि संविधान किसी भी राज्य या क्षेत्र की राज्य व्यवस्था का, इस शब्द पर गौर करना जरूरी है, किसका ढांचा होता है? मुख्यतः राज्य व्यवस्था का ढांचा होता है। उसी के साथ में नियमों व उपनियमों का संकलन होता है, जिससे जनता शासित होती है। इसका मतलब क्या है कि संविधान के माध्यम से शासन की प्रक्रिया किस पर अपनाई जाती है? जनता पर। यह अपना दूसरा वर्ड होगा कि किसे शासित किया जाता है? जनता को शासित किया जाता है। उसी के साथ में नेक्स्ट बात एक और, इसकी नंबर 3 की बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, जनता को भी कुछ उत्तरदायित्व व स्वतंत्रताएं या छूट प्रदान की जाती। इसका मतलब सीधा सा है कि संविधान सिर्फ किसी देश की राज्य व्यवस्था का ही विवरण नहीं है। संविधान के द्वारा सिर्फ जनता ही शासित नहीं होती है, बल्कि जनता को भी कुछ उत्तरदायित्व व स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है। इस प्रकार संविधान की जो परिभाषा है वो अपने आप में बहुत सारे शब्दों को लेकर चल रही है। इन पर हमें विस्तृत व्याख्या करनी। तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था को लेकर, उसके बाद में जनता शासित हो रही है, और तीसरा शब्द यहाँ जनता को भी कुछ उत्तरदायित्व, जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर ही देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 4 क है उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। तो ये मौलिक कर्तव्य जो हैं वास्तविक रूप से जनता के उत्तरदायित्व को इंगित करते हैं। उसके बाद में कुछ स्वतंत्रताएं या फिर छूट प्रदान की जाती है, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक सामान्यतः नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि प्रत्येक देश की जो संविधान की प्रक्रिया है वो इन्हीं तीनों शब्दों को लेकर चलती है। राज्य व्यवस्था को जनता शासित होती है, और साथ में ही जनता को कुछ उत्तरदायित्व स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है, या स्वतंत्रता या छूट प्रदान की जाती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद देखिए, हम सीधा सा संविधान शब्द की उत्पत्ति पर चर्चा करते हैं। परिभाषा हो गई और हम चर्चा करेंगे संविधान शब्द की उत्पत्ति। दूसरा वर्ड यहीं से शुरू होगा। अगर मैं संविधान शब्द की उत्पत्ति की चर्चा करूं तो यहां पर बाकायदा लिखा है यहाँ कि संविधान शब्द जो वर्तमान में अंग्रेजी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बताई जाती है,
या कंस्टिट्यूअर से बताई जाती, जिसका अर्थ होता है बनाना या स्थापित कर, बनाना या फिर स्थापित कर। तो संविधान, जिसे अंग्रेजी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बताई जाती है, कॉन्स्टिट्यूअर शब्द से बताई जाती है, जिसका हिंदी अर्थ होता है बनाना या स्थापित करना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लीजिए इसका। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे अब भारतीय संविधान की या भारत के संविधान, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम भारत के संविधान को लेकर के इसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे, यानी कि भारत का संविधान, भारत का संविधान। देखिए, भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। सबसे पहली बात तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान। और जैसा कि आप सबको विदित है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान। क्योंकि ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर हम बात करें, चाहे निर्माण की बात करो या उत्पत्ति की, तो संविधान दो ही प्रकार के होते हैं, लिखित व अलिखित, लिखित व अलिखित। लिखित संविधान के अंतर्गत बाकायदे संविधान के नियमों को, उसकी विशेषताओं को लिखित कर दिया जाता है, जबकि अलिखित संविधान के अंदर उसे लिखा नहीं जाता, बल्कि समय के अनुसार उसे परंपराओं के रूप में बाकायदे उनका पालन किया जाता है। ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में दूसरा चरण आता है नियमों के आधार पर। नियमों के आधार पर, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम यहां पर नियमों के आधार की बात करें तो बाकायदा आपको मालूम है कि भारतीय संविधान के जितने भी नियम हैं उन सारे नियमों को लिखा गया है। तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि नियमों के आधार पर भी हमारा संविधान कैसा है भाई? लिखित संविधान। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है, क्योंकि हमारे नियमों को बाकायदा लिखा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट चरण आता है परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन के आधार, परिवर्तन के आधार। भारतीय संविधान को परिवर्तन के आधार पर कठोर व लचीला कहा गया है, कठोर व लचीला। क्योंकि ध्यान रखिएगा, परिवर्तन के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, कठोर व लचीला। तो हमें बाकायदा मालूम है कि हमारी संसद को, क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद 368, जिसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि परिवर्तन के आधार पर जो हमारा संविधान है वो परिवर्तनशील है, क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368, जिसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर परिवर्तन के आधार पर हमारे संविधान को कठोर व लचीला दोनों कहा गया है। परिवर्तन के आधार पर हमारे संविधान को कठोर व लचीला दोनों कहा गया है, क्योंकि कठोर का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और लचीले का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और हमारे भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि यहाँ पर कुछ स्थितियों के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद हैं, भाग हैं, उनमें परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें हम किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि उन अनुच्छेदों का जनता के लिए, देश के लिए बना रहना बहुत अनिवार्य है। इसी कारण हमारे भारतीय संविधान को परिवर्तन के आधार पर कठोर व लचीला दोनों कहा गया है, क्योंकि कठोर का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लचीले का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा भारतीय संविधान, जिसमें बाकायदे लिखा गया है कि भाग 20 अनुच्छेद 368, जहां पर संसद को अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि कारण था संविधान सभा के सदस्यों का यह मानना था कि आज जैसी स्थितियां हैं उसके हिसाब से हमने कुछ नियम बना दिए
हो सकता है कि आने वाले समय में उन नियमों की आवश्यकता ना हो, या उनमें हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, या फिर कुछ हमें नए नियम लेने की आवश्यकता हो, क्योंकि यह संविधान जनता पर थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि जनता को समर्पित किया जा रहा है। थोपने का मतलब तो होता है कि हमने जो कुछ बना दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, लेकिन बाकायदा हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को थोपने का काम नहीं किया, बल्कि हमें शासित करने के लिए और हमारे अधिकारों को बनाए रखने के लिए, हमारी स्वतंत्रता, हमारी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हमें संविधान दिया, और इसी के अंतर्गत ये व्यवस्था भी की कि स्थिति या समय के अनुसार कुछ नियम जिनका प्रवेश भी किया जा सकता है, और कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो पूर्व में हैं लेकिन उस समय लागू होने की आवश्यकता नहीं, तो उनमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसी कारण हमारे संविधान विशेषज्ञों ने परिवर्तन के आधार पर, जो दुनिया में संविधान दो प्रकार का होता है, कठोर और लचीला, तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने दोनों गुणों का समावेश कर लिया कि हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ स्थिति में परिवर्तन होता भी और कुछ में नहीं होता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए हमारे 3 प्रकरण होते हैं। पहला तो होता है अपना साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन हो जाता है, तो जो साधारण प्रक्रिया होती है, एक तो साधारण प्रक्रिया से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो एक प्रक्रिया तो हमारी कौन सी हो गई भाई, साधारण प्रक्रिया। और दूसरी जो प्रक्रिया है हमारी वो होती है विशेष बहुमत वाली, यानी कि विशेष बहुमत की प्रक्रिया। और जो हमारी तीसरी प्रक्रिया है वो बाकायदा लिखी हुई है, विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानमंडलों का बहुमत। इन्हीं 3 तरीकों से संविधान में संशोधन किया जाता है। कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं जहां पर हमारी संसद साधारण बहुमत की प्रक्रिया से संशोधन कर देती है, दूसरी में विशेष बहुमत की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं, और कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं जहां पर हमें विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों की बहुमत की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के उस अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमने संविधान की परिभाषा देखी, परिभाषा के बाद संविधान शब्द की उत्पत्ति देखी, उसके बाद में हमने भारतीय संविधान को देखा कि भारतीय संविधान किस तरीके का है। भारतीय संविधान को उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर निर्मित कहा गया, उसे निर्माण की प्रक्रिया के नियमों के आधार पर लिखित कहा गया, उसके बाद में परिवर्तन के आधार पर उसे कठोर और लचीला कहा गया। यहाँ तक हमने प्रक्रिया को क्लियर कर लिया है। और अब देखिए हमारे संविधान की जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है। हमारे भारतीय संविधान की जो यात्रा है मित्रों वो शुरू हो जाती है, आप सबको मालूम होगा कि दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर संसाधनों की कमी थी, लेकिन वहां पर वास्तविक रूप से संसाधनों की वहां पर कमी रही, लेकिन आबादी जो थी लगातार एक नए विकल्पों की खोज करने के लिए निकली, और वो महाद्वीप है आपका यूरोप महाद्वीप। ध्यान रखिएगा, यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी होने के कारण यूरोप महाद्वीप की कुछ विशिष्ट जातियां हैं। जैसे मैं बात करूं डच की, पुर्तगालियों की, पुर्तगाली के बाद आपके आ गए हैं फ्रेंच या अंग्रेजों की, अंग्रेज आ गए, फ्रेंच आ गए, स्पेनिश आ गए। ये वो जातियां मित्रों जो व्यापार के लिए और नए संसाधनों की, नए स्थानों की खोज के लिए दुनिया भर के इलाकों में निकले थे। पुर्तगालियों के अंदर आपने वास्को डी गामा का, कोलंबस का नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने दुनिया के 2 नए स्थानों की खोज की। उसी के साथ में डचों का नाम भी सुना है आपने, अंग्रेजों के बारे में आपने ऑलरेडी हमें पढ़ना ही है, फ्रेंच और स्पेनिश। अब यहाँ पर जो भारतीय संविधान की यात्रा है वो इसी यूरोप महाद्वीप की एक जाति से शुरू होती है जिसका नाम है अंग्रेज। तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक इतिहास अगर अंग्रेजों का देखें तो वो स्टार्ट होता है भारत के संदर्भ में अकबर के समय। अकबर के समय यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेजों का एक प्रकरण पहुंचता है, जो यहाँ के अकबर के शासनकाल की विशेषताओं को देखकर, यहाँ के संसाधनों को देख करके
इंग्लैंड जाकर के ये कहता है कि यदि अब हमें किसी के साथ व्यापार करना है तो वो पूर्व के देशों की ओर व्यापार करना चाहिए और विशेष रूप से भारत के साथ। बस यही बात उनके दिमाग में जच गई। और जब अकबर के शासन काल के अंतर्गत अंग्रेज यहां पर आए और अंग्रेजों ने यह तय कर लिया कि भाई अगर हमें व्यापार करना है या पूर्व के देशों में किसी विशेष देश के साथ व्यापार करना है तो वो कौन सा है भाई, भारत। क्योंकि उनकी नजर में उस समय भारत वास्तव में संसाधनों से भरा हुआ एक परिक्षेत्र था। और इसी कारण ध्यान रखिएगा, अकबर के समय अंग्रेज जब यहाँ पर आते हैं और इस प्रकरण की जानकारी उनको मिलती है तो तुरंत यहाँ पर एक कंपनी की स्थापना हो जाती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी कौन सी हो गई भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी थी भारत के साथ व्यापार करने। अब यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसी कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को, यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का प्रकरण या व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया जाता। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अधिकार दिया जाता है, उसी के साथ प्रक्रिया भारतीय संविधान की भी शुरू हो जाती। उसके बाद में देखिए यात्रा का जो प्रकरण रहा, जहां पर हम इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए पार्टर्स कोचिंग क्लासेज के जो खुद के राइट नोट्स हैं, बाकायदा यहाँ हर प्रकरण पर ध्यान दिया गया है। किसी चीज को प्रयास किया गया है कि जितनी आवश्यकता है, जितना हम लेवल पर लेके चलें, उस हिसाब से ये नोट्स अपने तैयार है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बताया गया, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, संविधान निर्माण के चरण, इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया। बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा। और देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1600 से लेकर के 1853 तक, उसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट या साम्राज्य के अधीन 1858 से 1909 तक, उसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट व उत्तरदायी सरकार के अधीन 1919 से लेकर 1947 तक। अब देखिए 1600 ईस्वी, याद रखिएगा 31 दिसंबर, यहां पर एक चीज और लिखनी है हमें, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की इजाजत दी गई। और इन्हीं पूर्वी देशों के अंदर एक देश कौन सा, अपना भारत भी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमें भारत को भी राइट करना है। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अलग अलग अधिनियम भेजे गए थे, जिनकी शुरुआत 1616 से ही हो जाती है। लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण अधिनियम है, वहां यहां पर हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपोर्टेंट होते हैं। उनमें सबसे पहला आ रहा है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए मैं आपको बता दूं मित्रों कि उस समय ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट क्यों भेजा था। देखिए कंपनी यहां पर व्यापार कर रही थी और लगभग 17वीं शताब्दी के अंतर्गत 1770 या 71 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह दिखाया कि कंपनी कर्जे में है, कंपनी को काफी नुकसान हो गया। अब जब यह बात पार्लियामेंट को पता चली, ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चली कि भाई इस कंपनी को तो काफी कर्जा हो गया, इसका समाधान करना चाहिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारा जो पैसा है वो ऋण के रूप में दिया। लेकिन कंपनी की इस प्रक्रिया पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने ये सोचा कि कंपनी आखिर कर क्या रही है, व्यापार के अंतर्गत उसे मुनाफा होना चाहिए था, घाटा कैसे हो गया भाई, ये क्या कारण है। इसी बात की जांच करने के लिए एक एक्ट भेजा गया था मित्रों 1773 में, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। वास्तविक रूप से रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी पर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस पर नियंत्रण करने का कार्य कर रहा था। जैसे मान लो हम कहीं पर व्यापार करते हैं कोई भी, और उसमें जब हमें नुकसान हो जाता है और हम घर पर कहते हैं, माता पिता को कहते हैं कि साहब हमें तो नुकसान हो गया, तो माँ बाप नुकसान की भरपाई के साथ एक चीज और करते हैं कि भाई देखो तो सही कर क्या रहा है, ये नुकसान कैसे हो गए, तो किसी को भेजेंगे भाई तू जा। जैसे हम छोटे हैं, बड़ा भाई तो बड़े भाई को पिताजी कहेंगे भाई तू जा देख क्या भाई नुकसान कैसे हो रहा है, ये कर क्या रहा है आखिर। बस यही वो एक्ट है जहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण करने का मौका मिल गया। इसी कारण ध्यान रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट इंपॉर्टेंट।
इसी रेगुलेटिंग एक्ट की कई विशेषताएं हैं, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक विशेषता है कि 1774 के अंदर इस एक्ट के तहत कलकत्ता में पहले उच्च न्यायालय की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी। और इतना ही नहीं, इसी एक्ट के तहत जैसे कि गवर्नर जनरल की व्यवस्थाएं थी, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके अधीन बंबई और मद्रास प्रांत कर दिए गए। बंबई मद्रास प्रांत को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकार में देकर के उसकी युद्ध या संधियां जैसा अधिकार उसे और प्रदान किया गया। यह भी जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट एक्ट आता है अपना 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, यह भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में 1853 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद में एक ऐतिहासिक घटना जो हम सबको बाकायदे याद है, और वो है 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा गया। उसके बाद में 1885 का समय आप सबको याद होगा, जिस समय एक दल की स्थापना की जाती है जिसे कहा गया कांग्रेस। वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो एयू होम के द्वारा जो इस दल की स्थापना की गई थी, उसका उद्देश्य था कि हम एक ऐसे संगठन की स्थापना करते हैं जो इन भारतीय लोगों की आम समस्याओं को सुन सके और उनको प्रकट कर सके, ताकि जो जगह जगह पर अलग अलग समय पर जो विभिन्न प्रकार के दंगे होते हैं उन पर रोक लगाई जा सके। वास्तविक उद्देश्य तो ये था उनका। और इसी कारण ध्यान रखिएगा 1885 के अंदर जो गठित है 28 दिसंबर 1885 एयू होम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना। इसके पीछे भी एक उद्देश्य, जैसा कि कक्षा 12 के पॉलिटिकल में लिखा हुआ है, कि हम इस संगठन के माध्यम से एक ऐसा दल तैयार कर रहे हैं जो रंग और रूप से तो भारतीय होगा लेकिन विचारों से अंग्रेज हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखें। इसके बारे में कथन कहा गया 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन, ध्यान रखिएगा किसके समय किया गया भाई, लॉर्ड कर्जन के समय किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस पार्टी जो थी दो भागों में बट गई, उदारवादी और उग्रवादी। क्योंकि ध्यान रखना कांग्रेस के अंदर जो लोग थे शामिल, उनकी विचारधाराओं में काफी अंतर था, और विचारधाराओं में अंतर होता भी है। जैसे मान लो आज भी हम कोई संगठन बनाते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि जितने भी सदस्य उसमें शामिल है सबके विचार एक जैसे ही हो, विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है। तो उस समय यहाँ भी यही स्थिति हो गई। इसी कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराओं के व्यक्ति हो गए। एक वो विचारधारा वाले व्यक्ति जो प्रार्थना पत्र या फिर हाथ जोड़ना, विनती करना, विनम्रता, इनमें विश्वास करते थे, और एक वो दल जो वास्तव में सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे। इसी कारण 1907 में कांग्रेस का विभाजन दो दलों के रूप में हो गया, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी विचारधारा के अंदर वो व्यक्ति हैं जो प्रार्थना पत्र के अंदर साथ में विनम्रता जैसे शब्दों में विश्वास करते हैं, और उग्रवादी के अंदर वो हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देने पर विश्वास करते हैं। उदारवादी में ध्यान रखिएगा इनके जो प्रमुख रहे थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले वही व्यक्ति हैं जिनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। और एक है उग्रवादी जिसके अंदर तीन व्यक्ति नाम प्रसिद्ध हैं, लाल, बाल और पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। उसके बाद में देखिए 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1915 ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान रखिए मित्रों 7 जनवरी 1915 गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, और इसी समय गांधी जी को लॉर्ड हार्डिंग ने केसरिय हिंद की उपाधि प्रदान की। जरूर ध्यान रखिएगा, आपने कई बार पढ़ा होगा कि गांधी जी को केसरिय हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, लेकिन किसके द्वारा दी गई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा गांधी जी को ये उपाधि प्रदान की गई थी। क्योंकि इसमें ध्यान रखिए, हमें सबको मालूम अच्छी तरह से कि महात्मा गांधी जी का जो जीवन परिचय है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि गांधी जी ने किस प्रकार अपनी एजुकेशन प्राप्त की, उसके बाद में वो अफ्रीका गए। अफ्रीका के अंदर उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ भी आंदोलन किया। उसके बाद में गांधी जी की जो एंट्री है वो होती है भारतीय राजनीति में, और गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश कब होता है, 7 जनवरी 1915 को। स्वाभाविक है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो मतलब गांधी जी जो हैं किन चीजों में विश्वास करने, उदारवादियों में, और उदारवादी अंग्रेजों को सही मान रहे हैं, तो सीधी सी बात है गांधी जी भी अंग्रेजों को क्या मानेंगे, सही मानेंगे। और जब वो गांधी जी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को सही बता रहे हैं तो इसी बात से प्रसन्न होकर के अंग्रेजी हुकूमत ने लॉर्ड हार्डिंग ने उन्हें केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया।
अब जब गांधी जी उदारवादी नीति में आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के नहीं बनने वाले, क्योंकि ध्यान रखिएगा बाकायदे ये लिखा हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक ने गांधी जी की राजनीति के अंदर प्रक्रिया देख करके उनको एक बच्चे की संज्ञा दी थी कि अभी एक छोटा सा बच्चा है, याद रखें। उसके बाद में 1916 के अंदर आ रहा है आपका होम रूल लीग की स्थापना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद है 1917 कांग्रेस का एकीकरण, बिल्कुल वापस ये प्रक्रिया है, क्योंकि 1907 के अंदर जिस कांग्रेस का विभाजन हुआ था वही कांग्रेस 1917 के अंदर वापस एकीकरण में आई। फिर आता आपका 1919 का मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसे भी ध्यान रखें, जिसने प्रांतों के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की। और 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर हम वास्तव में देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की भारतीय राजनीति में एक विशेष भूमिका रही है, लेकिन वो विशेष भूमिका कब रही, किस प्रकार रही, यह है मेन बात महात्मा गांधी जी को लेकर। क्योंकि मित्रों ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना थी, उस घटना ने गांधी जी को बदल दिया। गांधी जी जो अब तक अंग्रेजी शासन व्यवस्था की प्रशंसा करते आ रहे थे, उनको सही मान रहे थे, गांधी जी को लगा कि शायद मेरी विचारधारा गलत है। और ध्यान रखिए मित्रों, ये वही घटना है जिसने गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया था। और वो घटना कौन सी है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ये हमें याद रखनी है। उसके बाद देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दूसरा जो प्रकरण हमारा आ रहा है यहां पर, नेक्स्ट देखिए, एक बात ध्यान रखना, ये 1895 पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, बिल्कुल सही है। स्वराज विधेयक के तहत बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग भी की थी, इसको भी आपको बाकायदे याद रखना है। उसके बाद देखिए एक और घटनाक्रम आ रहा 1919 का रोलैक्ट एक्ट, जिसकी विशेषता थी नए अपील, नए वकील और नए दलील। और महात्मा गांधी जी ने इसे काले कानून की संज्ञा दी थी, क्योंकि ध्यान रखिएगा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों पर अंतिम रूप से अपना अधिकार जताने के लिए, या भारतीय लोग जो मुख्य रूप से खिलाफत आंदोलन की स्थितियां बन रही थी उस समय, उसको दबाने के लिए उन्होंने एक नया नियम पारित किया, जिसको हम रोलैक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी नए अपील, नए वकील और नए दलील, कि भाई जो भारतीय लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया है, उनके लिए ना तो कोई अपील है, ना कोई वकील है और ना ही कोई दलील है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही आपकी रोलैक्ट एक्ट की। और जो मैंने अभी आपको कहा था कि महात्मा गांधी जी किस आधार पर सहयोगी से असहयोगी बने थे, वो घटनाक्रम कौन सा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप सबको मालूम होगा सैफुद्दीन और किचलुई की को गिरफ्तारी, और उसी गिरफ्तारी के खिलाफ सिखों ने वहां पर जाकर के एक अपना शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया था। लेकिन इसी सभा आयोजन को अंग्रेजों ने अपने खिलाफ एक चाल समझी और आखिरकार ये प्रकरण लिया। नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद अपना गांधी जी की पुस्तक है जो 1909 के अंदर लिखित है और जिसका नाम है हिंद स्वराज। ये वही पुस्तक है गांधी जी की 1909 की हिंद स्वराज, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से भारत में आए हैं और यदि अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजना है तो इनका सहयोग करना बंद कर दो। इसी कारण गांधी जी ने एक नए आंदोलन का रूप ले लिया और वो आंदोलन था असहयोग। और गांधी जी ने इसी तथ्य के आधार पर समस्त भारतवासियों से, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, सबसे यही कहा कि अब हमें अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर देना चाहिए। और इसी के परिणति जो है वो असहयोग आंदोलन के रूप में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, 1920 नागपुर अधिवेशन। इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक यही रही है कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण। ध्यान रखिएगा, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ और उसके बाद में नए राज्यों का प्रकरण आरंभ हुआ तो यह तय किया गया कि भाई नए राज्यों का अगर निर्माण किया जाए तो किसके आधार पर किया जाए, तो उस पर्सन का सॉल्यूशन इस अधिनियम में निकाला गया। कौन से वाले में? नागपुर अधिवेशन के अंदर निकाला गया। क्योंकि नागपुर अधिवेशन 1920 में ये पहले तय कर दिया था
कि नए राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाए। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो देश की आजादी के बाद नए राज्यों के गठन के लिए स्थापित किया गया, उसने भी नए राज्यों के निर्माण का आधार किसको बनाया? भाषा को बनाया। ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में देखिए 1922 की एक और घटना है, 5 फरवरी 1922 को। यहां पर थोड़ा सा मित्रों लिखने में त्रुटि है, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी जिसे चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। और उसी घटना से दुखी होकर के, या मैं ये कहूं कि उसी घटना की वजह से गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। जनवरी 1921 के अंदर हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 5 फरवरी 1922 की एक ऐसी घटना जो पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है, और वो है चोरा चोरी कांड, जो उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जहां पर असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने एक पुलिस स्टेशन पर जाए, पुलिस थाने में जाकर के वहां के जो भी कर्मचारी थे, जो पुलिस कर्मचारी थे, उनको जला दिया। और गांधी जी इसी बात से क्षतिबुद्ध हो गए और उन्होंने कहा कि मैं मेरे आंदोलन को अहिंसा के आधार पर चलाना चाहता था, और इस हिंसा घटना ने, या इस हिंसक घटना ने मेरे उद्देश्यों को प्रभावित किया, मेरे उस उद्देश्य पर पूर्ण इतना प्रभाव डाला कि गांधी जी ने आखिरकार असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का फैसला कर लिया। और ध्यान रखिएगा 5 फरवरी 1922 को ये चोरा चोरी कांड की घटना है, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था 12 फरवरी 1922 को। कब वापस लिया मित्रों? 12 फरवरी 1922 को। कुछ बुकों के अंदर 11 फरवरी भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी की बुकें जो हैं वो मानती हैं 12 फरवरी 1922। उसके बाद देखिए 1924 कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग। 1927 साइमन कमीशन। यहां पर भी ध्यान रखना है कि कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग कब कर ली गई भाई? 1924 के अंदर। 1927 में साइमन कमीशन। 1928 की नेहरू रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता भी हैं, और ध्यान रखिएगा उनके साथ ही सुभाष चंद्र बोस, जिनका नेहरू रिपोर्ट के अंदर विशेष महत्व था। और पहली बार भारतीयों ने अपना संविधान भी लिखा। बिल्कुल सही, जरूर ध्यान रखिएगा नेहरू रिपोर्ट कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है मित्रों, ये वो रिपोर्ट है जिसके अंदर हमारे भारतीय लोगों ने पहली बार, क्योंकि जब साइमन कमीशन यहाँ पर आया भारतीय लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर जितने भी 7 सदस्य थे सारे के सारे अंग्रेज थे, उनमें एक भी भारतीय नहीं था। और भारतीय लोगों को इसी वजह से साइमन कमीशन से नफरत हुई और उन्होंने गो बैक साइमन कमीशन का नारा लगाया। तब सर साइमन जो इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने ये भी कहा कि क्या अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम खुद संविधान लिख सकते हो, या सरकार कैसे चलेगी, क्या ये आपको पता है? तो हमें बताइए एक बार। और इसी का जवाब मोतीलाल नेहरू ने दिया, और मोतीलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के नेहरू रिपोर्ट तैयार की। और ये वही नेहरू रिपोर्ट है जिसमें पहली बार भारतीयों ने अपना संविधान लिखा। ध्यान रखिएगा जिसके माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने भारतीय जनता के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की मांग भी की, कुछ मौलिक अधिकारों की मांग भी की। उसके बाद देखिए 1929 का लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1930 26 जनवरी 1930 स्वराज दिवस मनाया गया। ध्यान रखिए मित्रों ये वही दिनांक है 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। उसका कारण है ये वाली घटना, क्योंकि 26 जनवरी 1930 वो दिन था जब भारतीयों ने स्वराज दिवस मनाया, और तब से लेकर प्रतिवर्ष 26 जनवरी को यह स्वराज दिवस मनाया जाता था। जब 15 अगस्त 1947 को हमने स्वतंत्रता दिवस बनाना आरंभ कर दिया, तो इसी 26 जनवरी को अविस्मरणीय रखने के लिए कि ये जो 26 जनवरी है वो इतिहास के अंदर हमेशा जीवित रहे, इसके लिए क्या किया? 26 जनवरी के दिन ही हमने हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू करके गणतंत्र दिवस के रूप में से मनाने का निर्णय किया था। उसके बाद देखिए 1934 मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा की मांग की,
औपचारिक रूप से। हालांकि संविधान सभा को लेकर पहली बात बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं, उसके बाद महात्मा गांधी जी भी आते हैं, कांग्रेस पार्टी भी आती है, और अब आ रहे हैं मानवेंद्र नाथ राय, जिन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। कब? 1934 में। उसके बाद 1935 भारत का संविधान, 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम, ये वो अधिनियम है मित्रों जिसके अंतर्गत हमारे संविधान का लगभग 75% भाग है। बिल्कुल 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसमें भारत का संविधान लगभग 75% इसी अधिनियम से अभिप्रेरित है। और लगभग कितने अनुच्छेद मित्रों? 275 अनुच्छेद इसी से लिए गए। लगभग 275 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से अभिप्रेरित है। उसके बाद 1937 की घटना, भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर पहली बार चुनावों की घोषणा व चुनाव। 1940 का अगस्त प्रस्ताव। अब ध्यान रखिएगा, ये वो समय है जब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो, और उन्होंने विशेषता क्या, पहली बार ब्रिटिश सरकार राजी हो गई थी कि भारतीयों की अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 1940 का अगस्त प्रस्ताव इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो बात, इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो, जब अगस्त प्रस्ताव आया और पहली बार ब्रिटिश सरकार राजी हो गई थी कि भारतीयों की अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। यानी 1895 से जो मांग लगातार करते आ रहे थे, आखिर उस पर ब्रिटिश सरकार ने गौर कब किया? 1940 में किया। और कौन से प्रस्ताव में भाई? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। जरूर ध्यान रखिए। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, इसका भी ध्यान रखना है। फिर आइए 1942 का क्रिप्स मिशन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय चर्चिल। बिल्कुल सही, द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक्ट भेजा था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन 1942। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर चर्चिल, और इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? क्रिप्स मिशन। तो ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन भारत में आता है 1942 में। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर चर्चिल। उसके बाद है 1946 का कैबिनेट मिशन। अब ध्यान रखिए मित्रों, यहां पर घटनाक्रम बिल्कुल परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि ये वो मिशन आ गया है जहां पर भारतीय स्वतंत्रता, संप्रभुता और भारतीय संविधान के प्रकरण आने वाले। क्योंकि एक बात तो ये कि 1945 लगभग 15 अगस्त 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था, मित्र राष्ट्रों की जीत हो चुकी थी, जापान आत्मसमर्पण कर चुका था, और उसी के साथ में ब्रिटेन के अंदर भी एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ। क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो उस समय प्रधानमंत्री थे मिस्टर चर्चिल, उनको लग रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर हमारी जीत हुई है, इस आधार पर मेरी जीत निश्चित है। लेकिन देखिए, ब्रिटिश सरकार की ये जो चर्चिल की प्रक्रिया थी वो नाकामयाब हो गई, क्योंकि ब्रिटेन की जनता ने मिस्टर एटली को अपना प्रधानमंत्री मनोनीत किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मिस्टर चर्चिल हार गए, और लेबर पार्टी से, जो कंजर्वेटिव पार्टी से मिस्टर चर्चिल, तो कंजर्वेटिव पार्टी हार गई, और जो लेबर पार्टी से एटली खड़े हुए थे उनकी जीत हो गई, क्योंकि चुनाव के अंदर लेबर पार्टी को जीत मिली, और एटली को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो कैबिनेट जो अपना क्रिप्स मिशन है, ये तो भेजा गया था चर्चिल के द्वारा। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और अब जो आएगा अपना कैबिनेट मिशन, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? एटली, और इनकी पार्टी का नाम क्या है? लेबर पार्टी। अब ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन की विशेषताओं के अंदर सबसे पहले तो पूछा जाता है कि भाई कैबिनेट मिशन के अंदर कितने सदस्य थे? तो मित्रों, कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे, और तीनों को तीनों कैबिनेट मंत्री थे। इसी कारण मिशन का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो कुछ भी नाम रख रही है ना, वो लगभग या तो उस विशेष व्यक्ति के नाम पर है, या कोई ना कोई उसके पीछे कारण है। जैसे कि कैबिनेट मिशन नाम क्यों रखा गया? कैबिनेट मिशन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जो तीनों के तीनों सदस्य हैं वो ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री,
और इसी कारण मिशन का नाम क्या रखा गया, कैबिनेट मिशन। तो 1946 के अंतर्गत नई पार्टी की सरकार जो 1945 में बन रही है, लेबर पार्टी, प्रधानमंत्री है एटली, और इन्हीं के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 सदस्य थे। पहले सदस्य तो थे सर पैट्रिक लॉरेंस, जो भारतीय सचिव थे, और सर पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के अंतर्गत वाणिज्य मंत्री थे। और तीसरे सदस्य हैं एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री थे। तो तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री हैं, इसी कारण मिशन का नाम क्या रखा गया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की भूमिका ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई थी। पहली बात, कैबिनेट मिशन जो है वो भारत के लिए एक संविधान लेकर आ रहा है। तो याद रखिएगा, पहली बात कैबिनेट मिशन, जैसा कि हम इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। कैबिनेट मिशन भाई भारत में पहुंच रहा है 1946 में। कितने सदस्य हैं भाई इसमें, 3 सदस्य हैं, और तीनों के तीनों सदस्य क्या हैं, कैबिनेट मंत्री, और इसी कारण मिशन का नाम क्या रखा गया, कैबिनेट मिशन। अब इस कैबिनेट मिशन की जो मुख्य विशेषता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान सभा के संदर्भ में, और दूसरी अंतरिम सरकार, और दूसरी क्या है, अंतरिम सरकार। तो मित्रों अगली क्लास के अंदर हम अब इस संविधान सभा को लेकर के कैबिनेट मिशन की क्या राय थी और अंतरिम सरकार के गठन में कैबिनेट मिशन की क्या भूमिका। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता को लेकर के आया था माउंटबेटन योजना। कई बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता को लेकर के आने वाली योजना कौन सी थी मित्रों, तो वो योजना थी आपकी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के माध्यम से ही भारत की स्वतंत्रता या भारत की आजादी का और भारत के विभाजन का प्रकरण आया था। जबकि जो संविधान सभा है और जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार का मतलब हो जाता है मित्रों अस्थायी सरकार। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है, अस्थायी सरकार। तो संविधान सभा और अंतरिम सरकार यानी अस्थायी सरकार को लेकर के कैबिनेट मिशन आया। जबकि भारत की स्वतंत्रता, भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर की योजना कौन सी आई थी, माउंटबेटन योजना। तो अगली क्लास के अंदर हम इनकी चर्चा करेंगे।